चलिए पहला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा किस वन्य जीव को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा माना जाता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। वहीं अगर आंतरिक अंग की बात की जाए तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है वो हेनरी ड्यूनेंट के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधनागार डिगबोई किस राज्य में स्थित है। तो जो डिगबोई है वो ध्यान रखिए असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एड्रेस में यूआरएल का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। दोस्तों ध्यान रखिए जो स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी वे सरोजिनी नायडू बनी थी। और ध्यान रखिए ये जो राज्यपाल बनी थी वे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में भोजन से प्राप्त विटामिन ए का संचय किस अंग में होता है। तो जो हमें भोजन से विटामिन ए प्राप्त होती है वो हमारे यकृत यानी लीवर में संचय होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य गरबा मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो जो गरबा नृत्य है वो ध्यान रखिए गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी। तो जो 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता हुआ करती थी और 1911 में इसे जॉर्ज पंचम ने जो घोषणा की थी उसके बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है। तो जो धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था। तो आदि ग्रंथ की बात की जाए तो इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शरावती नदी पर निर्मित भारत का प्रसिद्ध जोग जिसे गरसोप्पा नाम से भी जाना जाता है ये जलप्रपात कहाँ है। तो जो जोग जलप्रपात है वो ध्यान रखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जो 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज यूले ने की थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। तो अभी तक हमने 15 सवालों को देख लिया है। आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 32 में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस दिल्ली सल्तनत शासक के काल में भारत आया था। तो जो प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था वो ध्यान रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। जो एलोरा की गुफाओं में जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है वो संविधान की 7वीं अनुसूची करती है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1907 के प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे वे रास बिहारी घोष थे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के प्रशासनिक तंत्र में समाहर्ता पद का मुख्य कार्य क्या था? तो मौर्य काल में जो समाहर्ता पद का कार्य होता था वो राजस्व संग्रहकर्ता का कार्य होता था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ किस राज्य में है? दोस्तों ध्यान रखिए जो केवुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील में स्थित है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने 1828 में कोलकाता में किस प्रसिद्ध समाज की स्थापना की थी? दोस्तों ध्यान रखिए राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो जो भारतीय संविधान में जो 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वे वर्ष 1976 में जोड़े गए थे, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1539 का ऐतिहासिक चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? जो चौसा का युद्ध हुआ था वो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो जो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो अनुमति चाहिए होती है वो भारतीय संसद की अनुमति चाहिए, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति किस मौर्य सम्राट के काल में हुई थी? तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय जिसका शासनकाल था वो सम्राट अशोक का शासनकाल था, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1960 के दशक में भारत में आई हरित क्रांति में किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा? तो जो 1960 में भारत में हरित क्रांति आई उससे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो किसी राज्य के राज्यपालों को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है वो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ध्यान रखिए जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और किसने की थी? तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वो 1923 में इलाहाबाद शहर में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधार हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान आर्थिक सुधार हेतु जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा
6 माह का अंतराल हो सकता है, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 के जो विद्रोह के समय जो फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के अंडाशय में बनने वाली अंतःस्रावी संरचना कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है? तो जो मानव शरीर में अंडाशय में बनने वाली जो अंतःस्रावी संरचना कॉर्पस ल्यूटियम है वो ध्यान रखिए प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करती है, तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत में तरंगाग्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत में जो तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट की अवधारणा प्रस्तुत की थी वो क्रिस्टियन हाइगेंस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नाटकीय प्रभावों और स्टेज शो में धुआं पैदा करने वाली शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है? तो जो नाटकीय प्रभावों और स्टेज शो में जो धुआं पैदा करने वाली जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिशुओं में दूध के प्रोटीन केसिन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो केसिन पाया जाता है और इसे पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विकास का अध्ययन के लिए प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस देश का हिस्सा है? तो जैव विकास अध्ययन के लिए जो प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह है वो इक्वाडोर देश का हिस्सा है, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक रूप से निष्क्रिय यानी अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? तो जो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को रखा गया है वो 18वें समूह में रखा गया है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में मौजूद कौन सी कोशिकाएं शरीर के रक्षक यानी सैनिक कहलाती हैं? तो जो शरीर के रक्षक सैनिक कहलाती हैं वे सफेद यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खगोल भौतिकी में किसी श्वेत बौने तारे के अधिकतम द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा कितनी है? तो खगोल भौतिकी में किसी श्वेत बौने तारे की जो अधिकतम द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा है वो 1.44 सौर द्रव्यमान है, तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क में बनने वाली पथरी किस रसायन की बनी होती है? तो जो हमारे जो किडनी में जो किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।